नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ शाम एक किसान इसका मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और शाम एक किसान के राइटर कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और इससे पहले बच्चों, मैं आप लोगों के पाठ्य पुस्तक से हिमालय की बेटियां, मिठाई वाला, कठपुतली, रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए, इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें समरी भी बनाया हुआ है, क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन भी है। बच्चों, आप लोग जरूर देखिएगा। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देव नागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। तो अभी प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के, आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है वही प्रश्न इसमें दिया गया है। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। रूपक जानते होंगे, अलंकार का नाम है। कितने तरह के अलंकार होते हैं आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आपको अलंकार भी पढ़ने के लिए आएगा। तो यह इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। उपमा अलंकार होते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो उत्तर है दूसरी एक रूपता चीलम सूरज सी, चौथी एक रूपता अंगीठी पलाश के फूलों सी, और 5वीं एक रूपता अंधकार भेड़ों के झुंड सा दिखाई दिया है। अब दूसरा प्रश्न, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। उत्तर, शाम कब से शुरू हुई? ख का, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, और ग का, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आया। तो शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब से शुरू हुई। क का उत्तर क्या होगा? सूर्य के पश्चिम में पहुंचते ही शाम होने का आभास होने लगता है। ख का, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। उत्तर, शाम से सूरज के डूबने तक लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। ग का, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसमें आप दे सकते हैं कि पश्चिम आकाश पर सिंदूरी, नारंगी तथा बैगनी रंग के बादलों से दिशा ढक गई। प्रश्न संख्या 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्द में बांधिए। कबूतर, तोता, कौवा, चील, मैना, हंस। तो उत्तर, कबूतर कह रहा है कहाँ जा रहे हो। मैना, तुम मनमोहक हो। चील, थोड़ी देर तो रुको। कौवा, सुनो, रात ना होने दो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। आगे, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। उत्तर, इस कविता को चित्रित करने के लिए सफेद, हरा, लाल, भूरा, नीला, काले, सिंदूरी, नारंगी व बैगनी रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न संख्या 2, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, पेड़ पौधे, खिलाड़ी, पिताजी, फल वाले, किसान, माँ, बच्चे। तो उत्तर, पक्षी शाम के समय क्या करते हैं, चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर जाते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं शाम के समय, खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले क्या करते हैं शाम को,
इसमें शाम के समय का दिया गया है। सब शाम के समय क्या करते हैं, फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं और जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ क्या करती है, घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हो। पिताजी क्या करते हैं, शाम को दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वो बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान क्या करते हैं, खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे क्या करते हैं, माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं। प्रश्न संख्या 3, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टीवी टी टूट टूट टूट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। उत्तर, कवि सुमित्रानंद पंत ने अपनी कविता में संध्या के वर्णन में पक्षियों की मनोदशा को दर्शाना चाहा है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविता शाम एक किसान में एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मनोहारी तरीके से किया है। भाषा की बात आप देख सकते हैं इसमें। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से नीचे रेखा खींचा हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, तो इसको कह रहे हैं ध्यान से देखने। क का, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, चादर सी में यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है। तो ख का है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। घ का, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। और अंगह का है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। चौका, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। तो इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? उत्तर, इन पंक्तियों में सा सी शब्दों का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि में दो रूपों में किया गया है। चादर सी गल्ले चादर सी गल्ले सा व पर्दा सा, इन शब्दों में सा सी उपमा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे नदी चादर सी अर्थात नदी चादर के समान, भेड़ों के गल्ले सा अर्थात भेड़ों के झुंड जैसा, पानी पर्दा सा अर्थात पानी पर्दे के समान। दूसरी ओर मरियल सा छोटा सा नन्ही सी, इन शब्दों में सा सी शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। जैसे मरियल सा कुत्ता अर्थात कमजोर कुत्ता, छोटा सा दिल अर्थात छोटा सा दिल, नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी सी चिड़िया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ वाक्य रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। तो उत्तर, आंधी। पहला क्या होगा, शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। और दूसरा, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें, दो दो संदर्भ, प्रत्येक शब्द के दो दो संदर्भ वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। आंधी से, दहक से, सिमटा से। तो आंधी से आप दो वाक्य बना लिए। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब अंगीठी का, दहक का आप देख सकते हैं किस तरह आप वाक्य बनाइएगा। पहला है, अंगीठी में आग दहक रही थी। दूसरा, सोमेश गुस्से से दहक रहा था। अब सिमटा का बनाना है। पहला, बच्चे माँ की गोद में सिमटा बैठा था। दूसरा, सूरज के छिपते ही कमल के फूल सिमटकर बंद होने लगे। अब समझ गए होंगे बच्चों। अब अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न, शाम एक किसान कविता किस उद्देश्य से लिखी गई है? उत्तर, शाम एक किसान कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर्वतीय प्रदेश के सायंकाली मतलब संध्याकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाना चाहते हैं। पर्वत का मानवीकरण करते हुए
मतलब पर्वत को मानव के जैसा, मनुष्य के जैसा बताते हुए उन्होंने उसे एक किसान के रूप में दर्शाया है, जो जाड़े की शाम में आकाश रूपी साफा पहनकर, घुटनों पर नदी रूपी चादर डालकर, पलाश के फूलों की सुलगती हुई अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है से जाड़ा कम करना चाहता है। पूर्व दिशा में भेड़ों की झुंड की भांति फैला अंधकार बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में रात्रि का अंधकार छाते ही दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और शाम ढल जाती है। प्रश्न संख्या 2, आकाश को सिर पर बंधे साफे के समान क्यों कहा गया है? उत्तर, शाम के समय सूर्य की लालिमा आकाश में फैल जाती है और पर्वत के शीर्ष को छूती प्रतीत होती है। पर्वत को को कवि ने किसान के रूप में चित्रित किया है, जिससे यह लगता है कि किसान ने सिर पर आकाश रूपी साफा बांधा हुआ है। प्रश्न संख्या 3, कवि ने अंधकार को भेड़ों के गले सा क्यों कहा है? उत्तर, जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ें एक दूसरे से सटकर इकट्ठी बैठती है, वैसे ही अंधकार भी बराबर रूप में चारों ओर फैल गया, इसलिए कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले अर्थात झुंड से की है। प्रश्न संख्या 4, इस कविता का संदेश क्या है? उत्तर, शाम एक किसान यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद को प्राप्त करना चाहिए। कृत्रिम सौंदर्य कभी भी प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकता। इस कविता में भी कवि ने जाड़े अर्थात शरद ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य से प्रभावित होकर एक पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा बच्चों कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।